हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो देखिए, आप लोग का असीरियन की कला स्टार्ट हुआ था। असीरियन की कला जो टॉपिक है वो बता रही थी आप लोग को। तो जो इस वीडियो में भी अभी आपको असीरियन की कला के बारे में बताऊंगी। फिर आपका जो है असीरियन की कला इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर 9 बेबीलोन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, देन फिर हम आगे का देखते हैं कि असीरिया में और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी और कौन कौन सी कलाएँ इस टाइम पे थी। तो ये जो है असीरिया जो कला है, मैंने बताया था कि इस टाइम पे जो है असुर नसीरपाल यहाँ का शासक था असीरिया का। और ये जो है प्रथम शासक यहाँ का माना जाता है असुर नसीरपाल। ऐसा माना जाता है कि ये जहाँ से भी निकल जाता था वहाँ केवल बर्बादी और सामूहिक हत्याकांड, अग्निकांड ही देखने को मिलता था। इसके बाद जो है बस कुछ शेष अवशेष बनते थे। ये इतना क्रूर शासक था कि वो सब कुछ नष्ट करवा देता था। और जो है इन सब चीज़ों के बावजूद, इतनी क्रूरता के बाद भी वो जो है कला प्रेमी सिद्ध हुआ। कौन? असुर नसीरपाल जो था वो। तो ये जो है कलाओं का निर्माण करवाता रहता था और इसने जो है बहुत सारे राजप्रसादों पे, दीवारों पे अंकन कराए थे। तो इस टाइम पे जो है आप लोग को मैंने जूम मीटिंग पे बताया था कि जो है राजप्रसादों पे, दीवारों पे वो युद्ध और शिकारों के, धार्मिक अनुष्ठानों के ऐसे रिलीफ चित्रण अंकित करवाता था। और जिसमें से जो श्रेष्ठ इसकी कृति थी वो थी शेरों का शिकार। तो इसके बारे में बताया था और इसका चित्र भी आप लोग को भेजा था कि कैसे ये असुर नसीरपाल जो है वो असुर नसीरपाल द्वितीय जो है वो रथ पर सवार है और घोड़े सर पर दौड़ रहे हैं और रथ को खींच रहे हैं। और जो घोड़े हैं उनको दौड़ने का वेग बहुत प्रभावशाली दिखाया गया है। रथ पर जो खड़ा असुर नसीरपाल है वो पीछे की तरफ देखकर शेरों पर हमला कर रहा है और इसको जो चलाने वाला सारथी है वो बहुत मनोवेग के साथ रथ का संचालन कर रहा है। तो जिस पे ये हमला कर रहे हैं असुर नसीरपाल, वो शेर जो है उस पर पहले से ही 3-4 तीर लगे हुए हैं, जिसके कारण वो शेर जो है वो बहुत क्रोधित दिखाया गया है। और जो इसमें दूसरा शेर का अंकन दिखाया गया है वो घोड़े के पैरों के नीचे दिखाया गया है। तो वो जो है बाणों से त्रस्त है, उसके ऊपर बहुत सारे बाण लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है वो मर चुका है या फिर मरणासन की अवस्था में उस शेर को दिखाया गया है। और इसके बाद इसमें जो है रथ के पीछे 2 सैनिक दिखाए गए हैं जो चल रहे हैं, 7-7 सैनिक। और इसको बहुत ही कम रेखाओं और बारीकियों द्वारा भावपूर्ण इसका अंकन किया गया है, जिसे देखकर ऐसा आश्चर्य होता है कि इतने क्रूर शासक के टाइम पर भी इस कृति का निर्माण हुआ था। तो ये जो शेरों का शिकार आपको चित्रण बताया है, तो ये चित्र आप लोग देख लेना, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या था। तो असीरिया जो आपका इनकम्प्लीट रह गया था, तो अब हम आगे का देखते हैं कि असीरिया में और क्या क्या चीज़ें मिली हुई थी और क्या क्या चीज़ें थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? असीरियन कला में सारगोन द्वितीय का युग महत्वपूर्ण है। तो जो असीरियन कला है उसमें किसका? सारगोन द्वितीय का जो युग था वो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ सारगोन ने एक विशाल भव्य राजप्रासाद बनवाया जिसमें 200 कमरे व 30 खुले प्रांगण में मुख्य महल 22 फीट की ऊंचाई पर बनाया था। अब देखिए, जो सारगोन द्वितीय था तो इसने जो है बहुत विशाल और भव्य राजप्रासादों की जो है निर्माण करवाया था उनका। और इसमें जो है 200 कमरे थे इस राजप्रासाद में और 30 खुले प्रांगण थे, बरामदे टाइप के इसने 30 खुले प्रांगण बनाए हुए थे। और मुख्य महल जो इसका था वो 22 फीट ऊंचाई पर बनाया हुआ था। किसका? सारगोन द्वितीय का। एक ऐसा भव्य कलात्मक स्मारक था जिसके यह जो बनाया गया था राजप्रासाद, विशाल राजप्रासाद, ये जो है बहुत जो है भव्य लगता था कलात्मक दृष्टि से, जिसके द्वारा राजनीतिक प्रभुत्व को प्रदर्शित किया गया। महल के बाईं ओर मंदिर का, जिसमें 7 मंजिल का जिगुरात था। अब देखिए, इसमें जो है महल के बाईं ओर मंदिर का निर्माण किया गया था। जो मंदिर को क्या कहते थे इस टाइम पे? जिगुरात कहते थे। तो मंदिर का जो जिगुरात था, जो मंदिर में जिगुरात था या फिर जो जिगुरात था वो जो है 7 मंजिल का बनाया गया था। कब? सारगोन के टाइम पे। जो इनका भव्य विशाल राजप्रासाद महल था उसके बाईं ओर प्रत्येक मंजिल 18 फुट ऊंची और विभिन्न रंगों से सज्जित थी। इनकी 4 मंजिल अब भी है जो क्रमशः सफ़ेद, काले, नीले व लाल रंग की है। तो प्रत्येक मंजिल जो है वो 18 फुट ऊंची बनाई गई थी। इसमें बताया ना मैंने कि जो है ये मंजिल पे बना हुआ है ना। तो इसकी जो प्रत्येक मंजिल थी वो 18 फुट ऊंची थी और विभिन्न रंगों से सज्जित की गई थी। मतलब अलग अलग प्रकार के रंगों से, अलग अलग रंगों से इसको सुसज्जित किया गया था। और इसकी 4 मंजिल अब भी बची हुई है, जो कौन कौन से कलर से बनी हुई है? सफ़ेद,
काले, नीले व लाल रंग की बनाई गई है। तो जो ये 4 मंजिल अभी भी बाकी है वो इन 4 कलर से देखने को मिलती है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। यह असीरियन का अंतिम महान सम्राट था। इसकी कला में बहुत रुचि थी। इसने अनेक मंदिर बनवाए, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और निन्वे के राजप्रासाद को पुनः निर्मित करवाया था। अब देखिए ये जो सारगोन द्वितीय है तो इसके समय में बता रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी। तो सारगोन द्वितीय जो है वो असीरियन का अंतिम सम्राट माना जाता है और इसकी कलाओं में बहुत रुचि थी। जैसे असुरनसीरपाल की थी वैसे इसकी भी थी। तो इसके समय में अनेक मंदिर, पुराने जो मंदिर थे उनको जीर्णोद्धार कराया, मतलब जो पुराने मंदिर खराब हो गए थे उनको फिर से रिन्यू कराया और निन्वे के राजप्रासाद को पुनः निर्मित करवाया। तो आप लोग को निन्वे से प्राप्त एक प्रतिमा पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को, बेबीलोन में जो सारगोन के टाइम पे ही बनी थी। तो इस टाइम पे क्या था, जो पहले के मंदिर थे, राजप्रासाद थे और निन्वे नगर का जो राजप्रासाद था उसको इसने पुनः निर्मित करवाया और जो पहले के मंदिर थे उनको जीर्णोद्धार कराया, रिन्यू कराया था। क्यों? क्योंकि इसकी कलाओं में बहुत रुचि थी इसलिए। असीरियन कला का सर्वोत्तम पक्ष रिलीफ चित्र है। इन जिनका असीरियन कला के इतिहास में वही स्थान है जो यूनानी कला इतिहास में मूर्ति कला का। असीरियनों को सर्वाधिक सफलता पशु आकृतियों के अंकन में मिली है। अब देखिए जो असीरियन कला है उसका जो सर्वोत्तम पक्ष है वो क्या है, रिलीफ चित्रण है। रिलीफ चित्रण आपको पता है क्या है, जूम मीटिंग पे बता दिया था। तो जो असीरियन कला का इतिहास है वो वही स्थान रखता है जो यूनान की मूर्ति कला का इतिहास है। तो आप लोग को मैंने एस्थेटिक में बताया हुआ है कि मूर्ति कला का कितना सर्वोच्चतम स्थान है यूनान के अंतर्गत। तो जैसे यूनान में मूर्ति कला का स्थान सर्वोच्चम बताया गया है वैसे ही यहाँ पे भी असीरिया में भी इसका जो स्थान है वो बहुत सर्वोत्तम बताया गया है। किसका? रिलीफ चित्रों का। तो ये जो है यहाँ पे असीरियनों की जो सफलता प्राप्त हुई है रिलीफ चित्रों में वो सबसे ज़्यादा पशु आकृतियों में पाई गई है। पशु आकृतियाँ यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके बाद सारगोन द्वितीय के समय में निन्वे नगर के जंगली मांसल घोड़े, सेनाकेरिब के निन्वे राजप्रासाद में अंकित घायल सिंहनी तथा असुरबनी पाल के समय का शेर का चित्र असीरियन कलाकारों की सफलता के साक्षी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि कला प्रेमी थे यहाँ के शासक असीरिया के, तो इनकी जो सफलता की कहानी है या फिर जो इसकी सफलता के साक्षी हैं वो कौन कौन से चित्र हैं उनके कुछ उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं। तो जो सारगोन द्वितीय के समय पे निन्वे नगर में बनाया गया था जंगली मांसल घोड़ा वो बहुत प्रसिद्ध है। और सेनाकेरिब के निन्वे राजप्रासाद में जो सेनाकेरिब है ये भी एक शासक थे, तो इन्होंने इनके टाइम पे बना हुआ निन्वे नगर में घायल सिंहनी का चित्रण है और असुरबनी पाल के समय का शेर का चित्रण है जो असीरियन के कलाकारों की सफलता का क्या है, साक्षी माना जाता है। यहाँ पे जो चित्रण हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और कलाकारों की यहाँ पे जो कलाकारों के उदाहरण हैं वो देखने को मिलते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। 625 ईसा पूर्व में असुरबनीपाल की मृत्यु होते ही साम्राज्य विघटित हो गया तथा कैल्डियन गवर्नर ने नेबोपोलस्सर असीरिया पर आक्रमण कर पुनः बेबीलोन को राजनीति केंद्र बना लिया। यहाँ से नव बेबीलोन काल जो है स्टार्ट होता है। तो अब देखिए जो नेबोपोलस्सर था तो इसने जो है फिर से क्या किया, नौ बेबीलोन को केंद्र बनाया। अब असुरबनीपाल जो था इसका लास्ट शासक था, ये जो है अंतिम इसका शासक था किसका, असीरिया का। तो इसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात इसका जो साम्राज्य था वो विघटित हो गया है ना, तो आपस में वो उसका विखंडन हो गया। तो इसके बाद जो है वो कैल्डियन गवर्नर नेबोपोलस्सर जो हैं उसने असीरिया पर आक्रमण कर लिया और उसको अपने अंडर कर लिया। फिर इसमें जो है बेबीलोन को राजनीति का केंद्र बनाया। इसके पहले जो हम्मुराबी था उसने भी बेबीलोन को केंद्र बनाया था, तो वैसे ही नेबोपोलस्सर ने भी असीरिया पर आक्रमण कर नौ बेबीलोन को केंद्र बनाया। तो बेबीलोन को केंद्र बनाया तो इसी के टाइम से ही वो नौ बेबीलोन का काल प्रारंभ होता है। किसके टाइम से? कैल्डियन गवर्नर नेबोपोलस्सर के टाइम से।
अब आगे देखते हैं नौ बेबीलोनियन। नौ बेबीलोनियन के बाद जो है आपका स्टार्ट होगा मिस्र की कला। तो चलिए देखते हैं नौ बेबीलोनियन कला में क्या था। तो नौ बेबीलोनियन जो कला है इसमें असीरिया के आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात बेबीलोन के इतिहास में सेमेटिक जाति की एक शाखा कैल्डियन के नेतृत्व में शक्ति, वैभव तथा समृद्धि का एक नवीन व संक्षिप्त किंतु गौरवपूर्ण युग प्रारंभ होता है। अब देखिए असीरिया का तो आधिपत्य हो गया, उन पे उन्होंने अपना जो है आधिपत्य कर लिया, अपना हक स्थापित कर लिया। किसने? जो कैल्डियन थे उन्होंने। तो जो कैल्डियन है, जब इन्होंने उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जो ये कैल्डियन है वो भी एक सेमेटिक जाति की ही शाखा हैं। तो इसके टाइम पे जो है वो शक्ति, वैभव, समृद्धि और नवीन कि ये बहुत संक्षिप्त था किंतु गौरवपूर्ण यहाँ से इनका युग प्रारंभ होता है। किसका? नौ बेबीलोनियन जो है उनका, और जो सेमेटिक जाति हैं उनका। इसके शासनकाल को बहुधा नौ बेबीलोनियन तथा कैल्डियन पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। तो ये जो टाइम स्टार्ट हुआ किसके शासनकाल में? नेबुकोडनेस्सर के शासनकाल का जो टाइम स्टार्ट हुआ उसको बेबीलोनिया भी, नौ बेबीलोनिया भी कहा जाता है, या फिर कैल्डियन पुनर्जागरण मतलब कैल्डियन रेनेसेंस का युग भी इसको कहा जाता है, जब नौ बेबीलोनियन की कला स्टार्ट हुई तब। तो ये आपका नौ बेबीलोनियन जो है वो भी इसमें अधूरा है, तो वो मैं आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी कि आगे और नौ बेबीलोनियन में क्या है। देन फिर आपका जो है मिस्र की कला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, रिलीफ चित्रण जो भी मिले हुए हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करें, बाकी या फिर जूम मीटिंग पे मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू।